Hello everyone, welcome to Literature Vidya. I am Ankita and today we are going to cover Ellen Tate. Ellen Tate is a very important individual in the school of new criticism and otherwise also. This is the sixth lecture in the series of me explaining you the new criticism. If you have not watched the previous lectures, please go and watch them. They will be really helpful for you to understand the school of new criticism. So let's begin with Ellen Tate. Ellen Tate, उसका पूरा नाम क्या था? जॉन ऑर्ली एलन टेट. ठीक है, एलन टेट का पूरा नाम था जॉन ऑर्ली एलन टेट. वो एक यंगेस्ट न्यू क्रिटिक हैं. ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट belonging to the school of new criticism. Then he was also a southerner like all other new critics. He was also associated to the school, to a group called the fugitives or the southern agrarians, right? Then he was a poet laureate from 1943 to 1944. Very important. हमारे एलन टेट जो थे वो एक पोएट लॉरेट थे 1943 से 1944 के बीच में. ओके, ही वॉज व्हाट? ही वॉज अ पोएट लॉरेट फ्रॉम 1943 टू 1944 और उनको नेशनल मेडल ऑफ लिटरेचर भी मिला हुआ है. ही हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड अ नेशनल मेडल ऑफ लिटरेचर. ओके, देन ही वॉज द फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट. पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिनको इनवाइट किया गया था टू ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ मैन जो रेगुलरली सैटरडेज को मिलते थे टू डिस्कस पोएट्री. एंड द ग्रुप ऑफ दैट पोएट्री वर्कशॉप और दैट पोएटिक सोसाइटी वॉज द फ्यूजिटिव्स. एंड ही वॉज द फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट टू बी कॉल्ड देयर. ओके, दिस फ्यूजिटिव्स इंक्लूड John Crow Ransom, Donald Davidson, Robert Penn Warren and Kenneth Brooks. Okay, these people valued the formalist tradition and valued the skillful use of meter and rhyme, right? ये लोग formalist tradition और skillful use of meter और rhyme को बहुत ज़्यादा value करते थे. इनका मानना था कि text is complete in itself, it is autotelic in nature, it does not need any extraneous information, right? You should praise a text for its aesthetic qualities. That's what these people believed, right? We have explained this in extreme details in the lecture on new criticism, right? Now he reviewed, and okay, after that he has reviewed an anthology of words by American Negroes, right? इसने भी American Negroes के साथ काम किया है ना, जैसे रॉबर्ट पेन वॉरेन ने भी किया है ना. He has also done works for the Negroes who speak for the Negroes. ऐसे ही इसने, he was the first white, right, जिसने रिव्यू किया है किसी नीग्रो का काम, right? Anthology of words by American Negroes. It was the first attempt by a white critic to do justice to Negro literature. This is important, right? कि उसने, he has reviewed a work that's called the Anthology of Words by American Negroes, and this was the first attempt by a white critic to do justice to the Negro literature in America. Okay, and then he has also contributed to the Hound and Hawn. Hound and Hawn जो था, इसमें पहले एडिटर कौन था? R.P. Blackmore. हमने पिछले लेक्चर में बात की है इसके बारे में. Each and every lecture is connected, so please सीरीज में शुरू करो ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए. ओके, फिर 1928 में फर्स्ट बुक इसने पब्लिश करी, दैट्स कॉल्ड मिस्टर पोप एंड अदर पोएम्स, राइट? और उसके बाद में यहाँ पर इसकी मोस्ट फेमस पोएम है, दैट्स कॉल्ड द ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड. इसने अपनी पहली पोइट्री बुक पब्लिश करी है जिसका नाम है मिस्टर पोप एंड अदर पोएम्स, और यहाँ पे इसकी मोस्ट फेमस पोएम है जो कि है ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड. ओके, ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड एक बुक है, और एक और बुक है जिसका नाम है ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड एट मैग्नोलिया सिमेट्री, राइट? ये एक और बुक है, सो डू नॉट कंफ्यूज द टू बुक्स. ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड जो है वो एलन टेट ने लिखी है, पर ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड एट मैग्नोलिया सिमेट्री वो हेनरी टिमरॉड ने लिखी है. सो रिमेंबर कि ये दो अलग बुक हैं. जहाँ पे ये मैग्नोलिया सिमेट्री आ जाती है वो हेनरी टिमरॉड ने लिखी है. ओके, ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ. अब जो एलन टेट है वो अपने आप को एक एनफोर्स्ड एथिस्ट कहते हैं, राइट? किसको? इन्होंने जॉन फेल्चर को कहा
जॉन फेल्चर को एलन टेट ने बताया कि मैं एक एनफोर्स्ड एथिस्ट हूँ, राइट। बाद में इसने कहा कि मैं एक एथिस्ट हूँ पर एक रिलीजियस वन, मतलब कि मैं किसी भी स्कूल ऑफ पोइट्री में बिलीव, मतलब स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव नहीं करता, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव नहीं करता, इट्स जस्ट दैट इज वाई ही कॉल्ड हिमसेल्फ एन एनफोर्स्ड एथिस्ट, ओके। एंड whom did he tell this? He told this to John Felcher, ठीक है। So he described himself as an enforced atheist to John Felcher, but later told him that I am an atheist but a religious one. I do not believe in any organization. Okay. Then he has written an essay, Fallacy of Humanism, in 1929. Is it clear? Then Ford Madox Ford ने एलन टेट को एक किताब डेडिकेट करी है, दैट्स कॉल्ड प्रोवियंस, राइट। प्रोवियंस जो है वो फॉर्ड मेडॉक्स फोर्ड ने एलन टेट को डेडिकेट की है, ओके। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड टू एलन टेट इज द टेंशन इन पोएट्री, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझो, राइट। ही हैज सेड, एक कॉन्सेप्ट दिया है इसने टेंशन इन पोइट्री का, राइट। और ये कह रहा है कि किसी भी पोइट्री में या किसी भी आर्टिस्टिक वर्क में टेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन ही है जो आर्टिस्टिक वर्क में बैलेंस बना के रखती है, राइट। तो अब ये टेंशन क्या है, राइट। अब टेंशन बेसिकली इसने एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स को तोड़ के बनाया है। सो टेंशन दो वर्ड से आता है, एक्सटेंशन और इंटेंशन, राइट। एक्सटेंशन और इंटेंशन, राइट। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है एक लिटरल मीनिंग, राइट। एक लिटरल मीनिंग, एक डिनोटेशन, एक सरफेस मीनिंग। क्या? कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट एज इट इज का उसका क्या मतलब है, राइट। उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसका वो क्या डिनोट कर रहा है, राइट। उसका सरफेस मीनिंग क्या है, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन। फिर वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है मेटाफोरिकल मीनिंग, राइट। कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, राइट। व्हाट डू यू इंटरप्रेट आउट ऑफ इट, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमारे एलन टेट कह रहे हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट टेंशन। उसने एक टेंशन का कॉन्सेप्ट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दो चीज़ हैं, एक है एक्सटेंशन, राइट, और एक है इंटेंशन। एक्सटेंशन मतलब उस चीज़ का, उसके जो वर्ड्स हैं वो क्या मतलब दे रहे हैं, राइट। उसके वर्ड्स जो हैं वो क्या मतलब दे रहे हैं, मतलब उसका सरफेस मीनिंग क्या है, राइट। व्हाट इज द सरफेस मीनिंग क्या है उसका। और इंटेंशन का क्या मतलब है कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, राइट। व्हाट दैट दिस इज स्पीकिंग बिटवीन द वर्ड्स, राइट। दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। मतलब उसका हिडन मीनिंग क्या है, व्हाट डज द टेक्स्ट कॉनोट। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है डिनोटेशन, इंटेंशन का मतलब होता है कॉनोटेशन, ओके। और अकॉर्डिंग टू एलन टेट इन दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पोइट्री या आर्टिस्टिक वर्क में बैलेंस मेंटेन करने के लिए या उसका मीनिंगफुल मीनिंग प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे क्या कहते हैं, ही सेज दैट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंशन एंड द इंटेंशन जो कि मीनिंग प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन और एक्सटेंशन का जो मीनिंग होता है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, मतलब टेंशन क्रिएट होती है, और इसी टेंशन जो है वो पोइट्री को उसका मीनिंग देती है, राइट। टेट सेज दैट टेंशन इज अ कॉमन क्वालिटी ऑफ अ गुड पोइट्री, राइट। टेंशन मतलब एक किसी भी पोएम में एक सरफेस मीनिंग होना और एक उसका इनर हिडन मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और यही इस किसी भी पोइट्री को एक अच्छी पोइट्री बनाते हैं, ओके। इट इज़ टेकन, और अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन है ये किस से लिया हुआ है, इट इज़ टेकन फ्रॉम हिज वर्क द मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड सेलेक्टेड एसेज, राइट। यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन आया है, मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन हैज़ इवॉल्व्ड आउट, ओके। अब टेंशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए उसने दो पोएम्स का एग्जाम्पल लिया है। पहले उसने एग्जाम्पल लिया है द वाइन का, जो जेम्स थॉमसन ने लिखी है, राइट। द वाइन एक पोइट्री है जो जेम्स थॉमसन ने लिखी है। उसमें लेट्स रीड, इट सेज द वाइन ऑफ लव इज म्यूजिक एंड द फीस्ट ऑफ लव इज सॉन्ग एंड व्हेन लव सिट्स इन बैंक्वेट लव सिट्स लॉन्ग, ठीक है। तो अब इन लाइन में देखो, अगर हम इसका कोई लॉजिकल मीनिंग निकालें, द वाइन ऑफ लव इज म्यूजिक,
इसका कोई लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है? द फीस्ट ऑफ लव इज सॉन्ग, राइट? इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, राइट? देयर इज नो डिनोटेशन हियर, सरफेस मीनिंग कुछ नहीं है. एवरी मीनिंग दैट इज डिराइव्ड इज अ हिडन मीनिंग, राइट? ये जो है इसमें सिर्फ उसने किसका इस्तेमाल किया है? कॉनोटेशन का इस्तेमाल किया है, राइट? ही हैज़ यूज्ड इंटेंशन हियर, एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो हेंस ये फेलियर है पोइट्री का. ही सेज दिस इज नॉट अ गुड पोइट्री, राइट? दीज लाइन्स हैव नो लॉजिकल मीनिंग और इसीलिए दिस इज द फेलियर ऑफ डिनोटेशन, है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ कॉनोटेशन है. देयर इज नो सरफेस मीनिंग हियर. एवरी मीनिंग हियर इज हिडन, राइट? इट्स स्पीकिंग बिटवीन द लाइन्स. ओके, उसके बाद में उसने एक और एग्जाम्पल लिया है किसका? इब्राहिम काउली का. इब्राहिम काउली का उसने मतलब लिया है and he has used the poem hymn to the light. इब्राहिम काउली की पोएम hymn to the light का इस्तेमाल करा है. and he says first born of chaos who so far didn't come from the old negro's darksome womb at last must flow, right? तो अब ये तो as it is बता रहा है, first born of chaos who so far did not come from the old negro's darksome womb at last must flow. ये तो ऑल द मीनिंग हियर इज अ सरफेस मीनिंग. कुछ भी स्पीकिंग बिटवीन द वर्ड्स तो हो ही नहीं रहा है ना? तो यहाँ पे इट्स अ फेलियर ऑफ कॉनोटेशन. वाई? बिकॉज इट्स जस्ट डिनोटेशन यूज्ड हियर, है ना? सिर्फ सरफेस मीनिंग है यहाँ पर. ओके, तो अब ये क्या कह रहा है? तो अब ये कह रहा है कि दोनों ही कोई भी गुड पोइट्री नहीं है, क्योंकि किसी में कॉनोटेशन मिसिंग है, किसी में डिनोटेशन मिसिंग है. गुड पोइट्री वही होती है जिसमें कॉनोटेशन और डिनोटेशन दोनों हो, एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों हो. ठीक है. अब एम.एच. इब्राहिम कहते हैं कि टेट मीन्स दैट अ गुड पोएम इनकॉर्पोरेट्स बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट. इट इज़ अ इंटीग्रेटेड होल. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. एम.एच. इब्राहिम ने कहा है कि टेट का मतलब है कि कोई भी अच्छी पोइट्री वो है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी हो, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट भी हो, राइट? एक इंटीग्रेटेड होल होना चाहिए. और उसका जो टच स्टोन है टेंशन ऑफ पोइट्री का, एलन टेट का, वो कौन है? दांते एलिगरी इन्फर्नो, राइट? इसका एग्जाम्पल देते हुए ही सेज कि ये हमारा टच स्टोन है पोइट्री का, राइट? दांते एलिगरी ही सेज इज द टच स्टोन ऑफ आवर पोइट्री, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन पोइट्री, राइट? टेंशन इन पोइट्री क्या है? टेंशन मतलब दो वर्ड से बना है, इंटेंशन और एक्सटेंशन, है ना? इट्स मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स, इंटेंशन एंड एक्सटेंशन. ओके, तो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? सरफेस मीनिंग. इंटेंशन हिडन मीनिंग. तो वो कह रहा है कि कोई भी पोयम एक गुड पोयम तभी बनेगी जब उसमें दोनों हो, इंटेंशन और एक्सटेंशन. ओके, इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इज क्लियर? ओके, सो हियर we are done with Ellen Tate. I hope you like the session. If you like the session, please like, put down your important comments and subscribe to the channel. See you in the next class. Revise all the previous lectures thoroughly. Study hard. Goodbye.